विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है ICR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होना है उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अभी तक हमने अप टू 7 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर लिए हैं और अब हम कवर करने जा रहे हैं अपना 8th पार्ट। ठीक है, तो हम इसमें क्या कवर करते हैं, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस के और सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, सोशल साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखिए, जस्ट मिनट। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप, बाथ, घाट एंड होटल्स। मतलब ये पूछा गया है कि जो कौन सा आपका मूल अधिकार है, उस किस सेक्शन के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत जो है आप किसी भी दुकान से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप नहा सकते हैं। ठीक है, बाथिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ये नहीं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर नहीं जा सकता, इस तरीके का जो भेदभाव होता था। घाट्स पर आप जा सकते हैं, होटल्स में जाके रह सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो पब्लिक प्लेसेस है उनको एक्सेस करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के किस पार्ट के अंदर दिया गया है, वो दिया गया है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी का कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 15, स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 15 राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आपको ये अधिकार देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ये जो है आपका ये आता है आर्टिकल नंबर 19 टू 22 के अंतर्गत। जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, इस टॉपिक के अंदर, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम के। फिर है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आर्टिकल नंबर 25 टू 28, जो भी आर्टिकल्स हैं इसके अंतर्गत 25, 26, 27, 28, ये चारों आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत। फिर जो कल्चरल राइट है इसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आता है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के अंतर्गत। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कहाँ पे, पार्ट थ्री में। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया था, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली लिया है हमने USA से, और USA से हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है, वो है आपका प्रीएम्बल। ठीक है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने USA से लिया है, बोरो किया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज महात्मा गांधी वॉलंटियर टू द सॉल्ट सत्याग्रह वॉक। देखिए अभी हमने कल या परसों की क्लास में एक सॉल्ट सत्याग्रह पर एक क्वेश्चन किया था। तो जो सॉल्ट सत्याग्रह, या इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दांडी मार्च, दांडी मार्च। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल, नहीं सॉरी 13 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो ये लगभग 24 दिनों तक ये मार्च चला था, और कितना किलोमीटर था, 385 किलोमीटर की इसमें डिस्टेंस कवर की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से। ठीक है, ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ठीक है, साबरमती आश्रम से अब शुरू होकर ये दांडी तक गया था। 24 दिन तक ये कारवां चला, और इसमें जो लोग थे 78+1, एक ये जो +1 है ये कौन थे, ये तो महात्मा गांधी थे, और बाकी उनके साथ में 78 लोग थे। कुल मिला के ये 79 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने ये मार्च किया था, सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने दिनों तक चला था ये, 24 डेज तक। ठीक है, इतने दिनों की ये ट्रैवलिंग थी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नाम आता है सरोजनी नायडू का, सरोजनी नायडू। ठीक है, नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। तो जो आपने अगर जो कभी पिक्चर देखी हो, फोटो देखी हो सॉल्ट सत्याग्रह की, तो वहाँ पर जो लेडी नजर आती है वो कौन है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वर्ण कोकिला भी के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। और सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय, फर्स्ट वुमेन थी, INC की प्रेसिडेंट बनी थी जब। ठीक है, और ये INC की प्रेसिडेंट कब बनी, ये बनी थी कानपुर सेशन में, कानपुर सेशन के अंतर्गत। और ये कानपुर सेशन कब हुआ, 1925 में। ठीक है, उसमें INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट थी। ठीक है, अब ये तो हो गई जो फर्स्ट इंडियन थे INC के प्रेसिडेंट। और दूसरी हम बात कर ले साथ में, एक नाम होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का नाम। ठीक है, एनी बेसेंट जो ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है जो INC की प्रेसिडेंट बनी। ये बनी थी आपकी 1917 में, जो 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था INC का, कोलकाता सेशन। ठीक है, कोलकाता सेशन के अंतर्गत एनी बेसेंट क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी INC की। ठीक है, तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कवर अप हो गए। तो प्लीज ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड। देखिए जो फोकस होता है बेसिकली कहाँ से बात कर रहा है, ये बात हो रही है हमारी अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक जो होता है आपका डिजास्टर वाला पार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो नेचुरल क्लाइमेटिक आती है आपदा। तो जो अर्थक्वेक होता है बेसिकली वो क्या हुआ, जैसे आपके सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो इसका फोकस कहाँ रहा, यहाँ पर कहीं ज़मीन के, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर अंदर है, 10 किलोमीटर नीचे है, किलोमीटर अंदर है गहराई में, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हो गया फोकस। और इस फोकस से जो परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे, जो अर्थ सरफेस के पॉइंट पर आपका रहेगा, उसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। ये कहलाता है जो सरफेस पर होता है बेसिकली पॉइंट, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है भूकंप की, अर्थक्वेक की, वो कहलाती है एपी सेंटर। और जो नीचे बिल्कुल जहां से इनिशिएट हुआ है वो क्या है, आपका फोकस। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, जब प्लेस ऑन अर्थ सरफेस अबव द फोकस, अबव फोकस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, आपका एपी सेंटर। क्लियर। अब ये बात हुई हमारी इस क्वेश्चन की। अब इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब फोकस को क्या क्या होता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अर्थक्वेक होता है बेसिकली, होता क्या है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है आपका, ये होता क्या है, ये क्या है, शेकिंग, ठीक है, सडन शेकिंग। कौन सी शेकिंग, सडन शेकिंग। अचानक से किसी चीज़ में कंपन जो उत्पन्न होती है, उसकी वजह से जो इफेक्ट फील करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, आपका अर्थक्वेक। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जो अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। देखिए स्पेलिंग जो मेरी राइटिंग शायद अच्छी ना दिख रही हो क्लियर वर्ड्स पे, बट वर्ड्स को ध्यान रखिए, सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। और एक इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जो इसकी स्टडी के लिए, सॉरी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। इसमें दो तरीके के स्केल यूज़ किए जाते हैं, एक होता है मरकरी स्केल। मरकरी स्केल जो है वो अर्थक्वेक की क्या है, इंटेंसिटी को मेजर करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। और एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। किसके मैग्नीट्यूड को, ये दोनों चीज़ें किसके मेजर कर रही है, अर्थक्वेक को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ये मरकरी स्केल है और ये रिक्टर स्केल है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हो गई आपकी अर्थक्वेक से रिलेटेड। और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या है, एपी सेंटर। चलिए फिर हम देखते हैं, द वोकल कॉर्ड इन वुमेन्स आर देन वोकल कॉर्ड्स इन मैन। देखिए अभी यहाँ क्या है, एक्चुअली ये वोकल कॉर्ड जो होती है इंसान, मतलब ह्यूमन बींग्स में, स्पेशली हम मेल की बात करें तो मेल में जो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 17.5 टू 25 mm, ठीक है। और फीमेल के अंदर यही वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 12.5 से लेके 17.5 mm तक, ठीक है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 mm का, ठीक है। तो इसमें क्या है, वोकल कॉर्ड ऑफ वुमेन, वुमेन इज शॉर्टर, वुमेन्स की कितनी वोकल कॉर्ड छोटी होती है, कितनी, 5 mm। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 है, 5 mm शॉर्टर होती है देन द वोकल कॉर्ड्स ऑफ द इन द मैन। क्लियर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप जनरली याद कर लीजिए, इफ इन केस आपको कहीं मिल जाता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। जो ग्रेप्स हैं आपके, ग्रेप्स मतलब अंगूर है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। वो होता है एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है ग्रेप्स के अंदर। देखिए टार्ट्रिक वही है, एक आपने वर्ड सुना होगा टार्ट्रिक, जो बेसिकली चाट वगैरह में इन सब जो आपके स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होता है इन मार्केट में, एज अ फूड प्रोडक्ट भी यूज़ किया जाता है टार्ट्रिक। तो ये टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, विनेगर के अंदर। विनेगर जो आपका सिरका हिंदी में कहते हैं ना, सिरका, जो चाउमीन वगैरह बनाने में वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड। फिर है यहाँ पर, और एसिटिक एसिड को और क्या कहते हैं, चलिए उसको आगे यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड जो है आपका, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा आंट की बाइट में, ठीक है। मतलब मान लीजिए जब रेड आंट की बाइट में, रेड आंट जो लाल चींटी होती है बेसिकली, जब चींटी काट लेती है ना, आपको कई बार आपने काटा होगा डेफिनेटली, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को कई बार चींटी ने काटा है, तो वो क्या मोटा मोटा सा आपको फील होता है वहाँ पर, थोड़ा सा मोटा हो गया, सूज गया है, कुछ देर के लिए रहता है। तो वो क्या आपके बॉडी के अंदर उसने फॉर्मिक एसिड फॉर्म हुआ है, उसकी वजह से वो स्वेलिंग आ जाती है, वो कुछ देर तक रहती है, उसके बाद वो निकल जाती है।
और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको मिल्क में देखने को मिलता है। और मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है लैक्टोज, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कौन सा था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला की बात करें, ये CH3COOH, ठीक है। ये होता है इथेनोइक एसिड भी आ जाता है इसे, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ आती है कि जो ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज, ठीक है, वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। जब एनारोबिक कंडीशन होगी मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा उस टाइम पर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज क्या है आपका, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है इंस्टेंट। आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो क्या आपको लेना होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और जो आपका ये तो इंस्टेंट सोर्स है आपका, ठीक है। और एक होता है रिजर्व स्टोर, रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, जब आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकती बॉडी, है ना। तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको देखने को लीवर पे एंड मसल्स में। जो आपका फैट होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट मटेरियल है, वो क्या है, आपका स्टोर्ड एनर्जी है। वो जब ज़रूरत होती है बॉडी को, जब एडिशनल एनर्जी बाहर से नहीं मिलती, तो वो उन चीज़ों से अपनी ज़रूरत पूरा करती है, ठीक है। लिवर एंड मसल से जो आपकी रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयन को, ठीक है। रेयन जो आपका है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब ये बना होता है बेसिकली क्या है, मेड ऑफ वुड पल्प, जो लकड़ी का पल्प होता है, पल्प, ठीक है, पल्प कह लीजिए, या फिर दूसरे टर्म में सेलुलोज कह लीजिए, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है आर्टिफिशियल सिल्क, और उसे कहते हैं रेयन, क्लियर। और जो आपका यहाँ पर है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है, ये को रिंकल फ्री क्लॉथ होता है। रिंकल मतलब जो आपकी झुर्रियाँ, मतलब जैसे सिकुड़ जाता है ना जैसे कपड़े आपके उड़ने के बाद, धुलने के बाद, तो इसमें पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं नायलॉन की। नायलॉन भी आपका एक तरीके का क्या है, फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। कौन सा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, कौन सा, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, ओके। और जिससे आप क्या बनाते हैं, जैसे क्लॉथ्स भी बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, आपका पैराशूट्स भी बनते हैं, पैराशूट्स हो गया आपका, रोप रस्सी भी बनाई जाती है जो पैरा सेलिंग में, या पतली होती है बट मजबूत रहती है काफ़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सेलुलोज का हमने नाम लिया, तो सेलुलोज जो है ह्यूमन बॉडी जो है, वो ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ह्यूमंस के पास जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो तत्व है वो नहीं होता है। इसे डाइजेस्ट कौन कर पाते हैं, इजीली, एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सेलुलोज डाइजेस्ट करने के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोडल एजेंसी, वो कौन सी नोडल एजेंसी है एट दी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, जो कोऑर्डिनेट करती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को। मान लीजिए किसी भी स्टेट में कोई डिजास्टर होता है, या फिर मान लीजिए आपका तमिलनाडु में कोई फ्लड वगैरह आया, ठीक है, या उड़ीसा में फ्लड आया, ठीक है, या मान लीजिए उत्तराखंड में आपका कहीं वो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसके थ्रू, किस एजेंसी के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट करती है, कि ताकि वहाँ पर जो है रिलीफ का काम किया जा सके इजीली और एज सुन एज पॉसिबल। तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है। और होम मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो है अमित शाह, ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है, क्लियर। अब यहाँ पर नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार मंत्री हैं वो प्रेजेंट टाइम पे कौन है, देवाशीष चौहान। कौन है, देवाशीष चौहान, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, ये इनकी मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी के पास, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। और इन्हीं के पास क्या है, ऑयल और नेचुरल गैसेस का जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, वो भी हरदीप सिंह पुरी के पास ही है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अर्बन डेवलपमेंट है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, तोमर। और इन्हीं के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। देखिए चाइना जो है भारत के किस किस राज्य के साथ, देखिए अब चाइना की बात आ रही है तो हम ये थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये इस तरीके का आपका जम्मू कश्मीर का इधर से पार्ट आता है, फिर ये इधर इस तरीके से, फिर यहाँ पर नेपाल और फिर ये अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से। तो ये आपका जम्मू कश्मीर इधर का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जिन जिन स्टेट्स के साथ जो लगता है बेसिकली आपका चाइना है ना, चाइना का बॉर्डर, वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश इधर है, फिर उत्तराखंड हो गया यहीं पर, उत्तराखंड के बाद फिर आपका इधर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट जो हैं बेसिकली किसके साथ लगते हैं, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 5 स्टेट्स जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, पूछा गया बिहार। बिहार जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, क्योंकि ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये करता है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अभी बात आई बॉर्डर शेयर करने की। देखिए अभी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो अभी देख लीजिए इसमें, कि ऐसे भारत के अंदर 5 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये दो 5 और ये 2 7, कुल मिला के ये 7 ऐसे प्लेसेस हैं जो किसी भी, ना ही लैंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ना ही कोई कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। ठीक है, कोस्टल मतलब समुद्र के मार्ग के थ्रू किसी दूसरे देश के साथ संपर्क में है। तो इसमें से 5 स्टेट जो है, पहला है आपका यह है हरियाणा, ठीक है, एमपी, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है, और साथ में छत्तीसगढ़। ये 5 स्टेट हो गए जो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते। ठीक है, और जो 2 यूनियन टेरिटरी है, एक तो आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, और साथ में पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, और आपके चंडीगढ़ भी है, सॉरी 2 नहीं 3 हो गए है ना, चंडीगढ़। ठीक है, ये ऐसे आपके स्टेट से और यूटी हैं जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। कई बार मे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस पॉइंट पर भी। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया फॉरेस्ट जो है वो किस लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, ये 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और ये दिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट और प्लस सेंटर दोनों मिलकर भी लॉ बना सकती हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, देहरादून में। और देहरादून किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की। यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट टाइम पर CM है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और जो आपका कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है 52 आइटम्स है, मतलब लिस्टेड है कि 52 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। और इससे पहले जो है कितने थे, 47 ऐसे पॉइंट्स थे या आइटम्स थे जिनके ऊपर कानून बनाए जा सकते थे। ठीक है, और जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया है लैंड मास के हिसाब से, तो वो कहाँ पर है, MP में देखने को मिलता है। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें तो मिजोरम में। ये 2 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, लैंड एरिया के हिसाब से MP में, और परसेंटेज वाइज मिजोरम के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे किसने डिस्कवर किया, तो इसे डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने, और यहाँ पर नाम दिया हुआ है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, बल्ब की। जो लाइट बल्ब है देखा है हमने, देखते हैं, जो उसको डिस्कवर की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, फिर यहाँ पर नाम है कि रॉबर्ट कुक। ठीक है, रॉबर्ट कुक ने जो डिस्कवर किया था वो किया था सेल के बारे में, सेल, सेलुलोज, इस तरीके के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट बॉयल्स, ये आपने फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में देखा होगा, तो रॉबर्ट बॉयल्स ने जो है ये कहा कि जो प्रेशर है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, तो वो ये दोनों क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है इनका, इन्वर्सली एक दूसरे के विपरीत इन्वर्सली रिलेशन है इनका दोनों का। और कब, जब टेम्परेचर जो है, तापमान, टेम्परेचर क्या है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो तापमान को हम कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, रॉबर्ट बॉयल्स ने। तो हमारा क्वेश्चन था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बात करी, विलियम हार्वे ने। तो ये थे हमारे
जो हमारा सेट था आज का ICR टेक्नीशियन का सेट 8, ठीक है, जिसमें हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे और उसके साथ कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया। तो उन सभी फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ICR ना ही ICR, बाकी भी और भी जो भविष्य में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाते रहें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें इन चीज़ों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।